हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आज दूसरे भाग में हम लोग जीडीपी पिछले भाग में हमने पढ़ चुका था। अब क्या इस चैप्टर में से जीएनपी से शुरुआत करेंगे। अब इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले बात सुन लीजिए। इकोनॉमिक्स का जो ये शब्द है, शब्दावली है, बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम एक बार प्रोफेसर से मिले थे। एक बार हमने एक प्रोफेसर से मिला, पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी थी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ कॉमन सेंस। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ कॉमन सेंस। उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स वही समझ सकता है जिसके पास थोड़ा दिमाग हो, यानी कि यह क्या है, ये दिमागी विज्ञान। इसको समझने के लिए आपको दिमाग शांत रखना पड़ेगा और एक बार आप समझ गए तो आप पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एनडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीआई, आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, पिछले क्लास में हम लोगों ने जीडीपी के पढ़ा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस बार हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, एनडीपी। तो एनडीपी है क्या? तो एनडीपी है जब जीडीपी में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य को निकाल दिया जाता है। जब जीडीपी में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य को निकाल दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहां पर देख सकते हैं जीडीपी माइनस मूल ह्रास इक्वल टू एनडीपी। ये मूल ह्रास क्या है? ये मूल ह्रास है जब कोई हम कंपनी लगाते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, व्यक्तिगत ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो उस दिन जो उसकी कीमत होती है, उसके कुछ दिन के बाद जब गाड़ी 10 दिन, महीना दिन या साल भर पुरानी पड़ जाती है, उस रेशियो से उसकी कीमत में क्या होती है? गिरावट होती है। ये गिरावट क्यों होती है? तो क्योंकि वो गाड़ी उतना चल चुका होता है जो उसका मूल ह्रास होता है, ठीक है। यानी कि उसके मशीन में घिसावट, चक्का में और चीज़ में, सारे पार्ट पुर्जा में क्या हो जाता है? घिसावट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मूल ह्रास, जिसके कारण उसकी कीमत में कमी आ जाती है। तो यही मूल ह्रास है जो जीडीपी में से मूल ह्रास को निकाल देते हैं तो एनडीपी बन जाता है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब आते हैं ये मूल ह्रास की दर का निर्धारण कौन करता है? तो मूल ह्रास की दर का निर्धारण ये भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है अगला टॉपिक हम लोग का? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी क्या है? देख लीजिएगा। एक निश्चित समयावधि में, समयावधि का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक वित्तीय वर्ष जो हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेते हैं। समयावधि में किसी देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जीएनपी क्या है? जीएनपी है एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में किसी देश की व्यक्तियों के द्वारा कुल जो आमदनी की जाती है वह उसका क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है, ठीक है। तो ये जीएनपी बनता कैसे है? यहां देखेंगे जीडीपी, इसीलिए हम लोगों ने जीडीपी को पहले पढ़ा है क्योंकि हर बात में जीडीपी को आना है। तो इसमें क्या करेंगे? जीडीपी में से यहां देखेंगे हम लोग जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय और माइनस भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। ये क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको है
और भारत सरकार के संदर्भ में ले ले तो भारतीय परिसीमा के अंदर जिस भारतीयों ने आमदनी करी है उस टोटली इनकम प्लस में भारत से बाहर जो भी इंडियन रहकर आर्थिक उपार्जन करते हैं, आय करते हैं, उसको हम लोग अपने में प्लस कर लेते हैं, उसकी आमदनी को भी प्लस कर लेते हैं। और भारत में स्थित जो भी विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग रहते हैं और आय करते हैं तो उनके इनकम को हम अपने इनकम जीडीपी में से माइनस कर देते हैं। इसके बाद जो बचता है वही कहलाता है हमारा जीएनपी। अब बात आते हैं भारतीय जो लोग हैं विदेशों से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का आर्थिक आमदनी करते हैं, आर्थिक उपार्जन करते हैं और ये सबसे ज़्यादा पैसा भारत में भेजते हैं। ये नंबर 1 पर है इस मामले में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट करेंगे, बराबर एग्जाम में सवाल किए जाते हैं। तो जीएनपी आप लोगों ने समझ गया, एनडीपी समझ गया। अब आते हैं हम लोग एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस अचल पूंजी का उपभोग मूल्य या उपयोग मूल्य या मूल्यह्रास। मतलब कि जीएनपी जो भी हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो जीएनपी में से जो आपका मूल्यह्रास होता है उसको माइनस कर देते हैं तो यह निकल जाता है एनएनपी। एनएनपी है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के निकालने का बहुत ही खूबसूरत माध्यम है और इसी में किसी भी देश के टोटली एनएनपी यानी एनएनपी में अगर उसके देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। यही कारण है कि एनएनपी को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने का बेहतरीन साधन माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना 2 अलग अलग मूल्यों के आधार पर की जाती है। पहला है बाजार लागत मूल्य, दूसरा है साधन लागत मूल्य। ठीक है, बाजार लागत मूल्य और साधन लागत मूल्य। तो सबसे पहले ये बाजार लागत मूल्य क्या है और साधन लागत मूल्य क्या है? बाजार लागत का मूल्य, बाजार का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बाजार है क्या। सबसे पहला सवाल कि बाजार है क्या। बाजार में क्या होती है? खरीद और बिक्री होती है, वस्तुओं की आपूर्ति होती है, मांग होती है। बाजार के मूल्य में क्या होता है? सेंटर में पूंजी होता है। ठीक है, तो वहां पर वस्तुओं की खरीद बिक्री, सेवा की खरीद बिक्री की जाती है, उसे हम बाजार कहते हैं। तो बाजार मूल्य क्या है? बाजार लागत क्या है? बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय विक्रेता को अदा करना पड़ता है। यानी कि आप मान लीजिए कोई सामान किसी दुकानदार से खरीद रहे हैं तो आप जिस कीमत पर उस दुकानदार से वस्तु खरीदते हैं तो हो गया वस्तु का बाजार मूल्य। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साधन लागत में। दोनों को एक साथ समझना होगा, इसलिए दोनों को पहले समझ लेते हैं। किसी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में उपभोग या उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में, साधन लागत में सरकार द्वारा लगाए गए करों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि साधन लागत क्या है? यह उत्पादन कॉस्ट है। माने कंपनी जब किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उस पर जो कीमत बनता है उसको कहते हैं उत्पादन कीमत। ठीक है, जो उसका कच्चा माल, लेबर कॉस्ट, बिजली, रेंट आदि जो लगे होते हैं, प्लस में अपना कुछ मुनाफा, ये उसका होता है साधन लागत। जिसमें आपको सरकार द्वारा लगाए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब उत्पादन करती है तो उस पर टैक्स लगता है। तो क्या करती है कंपनी? वो जनता को बेचकर, उपभोक्ता को बेचकर उससे जो इनकम होता है कर, वो आपको सरकार को दे देती है। यानी कि यह अप्रत्यक्ष होता है, यह उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया जाता है। परंतु अगर कंपनी को सरकार के द्वारा कोई अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाती है तो
उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है, जबकि बाजार लागत में ये सब नहीं होता है। समझ गए? तो साधन लागत और बाजार लागत हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझने का काम किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय का होता है मापने का ढंग, वो आपको साधन लागत के आधार पर ही मापा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आधार वर्ष। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार वर्ष होता है वो देश की राष्ट्रीय आय को मापने का भी एक तरीका होता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का मापने का आधार वर्ष है, महंगाई मापने का आधार वर्ष है, वो 2011 से 12 है, जिसे CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा 2015 में निर्धारित किया गया था। उस समय 2004 और 5 को आधार वर्ष माना गया था, जिसे बढ़ाकर 11 से 12 कर दिया गया। लेकिन फिर से CSO द्वारा इस पर मंथन किया जा रहा है कि इस आधार वर्ष को बढ़ाकर 2017 से 18 कर दिया जाए, ताकि महंगाई के और अर्थव्यवस्था को अनुमान लगाने का नया ढंग विकसित किया जाए। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान में जो आधार वर्ष है उसकी आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्य वर्धन, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड के आधार पर मापा जाता है, जिसे RBI बदलकर फिर GDP के आधार पर करने का काम करने जा रही है। क्यों? GVA क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड है, यानी कि सकल मूल्य वर्धित प्लस उत्पादों पर कर माइनस सब्सिडी बराबर GDP। यहां पर ध्यान दीजिएगा, GVA ग्रोस वैल्यू एडेड प्लस उत्पादों पर कर माइनस सब्सिडी। लेकिन RBI क्या कर रही है, उसको फिर से आधार वर्ष के जो मापने का ढंग है उसको GDP के आधार पर करने जा रही है और आधार वर्ष को बढ़ाकर 2017 और 18 करने जा रही है। अब आते हैं CSO के अनुमान के आधार पर आधार वर्ष का जो बदलाव है या परिवर्तन है हर 5 वर्ष के आधार पर किया जाना चाहिए। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के क्षमता के आधार पर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में 2 भागों में अध्ययन कर लिया है।